हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस चैप्टर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोग चैप्टर 2 में क्या पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में 7 बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये आपको बताया था। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। इनमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, देन मिनरल्स, है ना, इस पे चर्चा हम लोग कर चुके ऑलरेडी। जो बच गए हैं न्यूट्रिएंट्स वो हैं विटामिन्स, वाटर एंड रफेज। आज इन 3 पर चर्चा करनी है हमें। पहले चर्चा करते विटामिन्स। विटामिन्स एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। विटामिन्स बॉडी बिल्डिंग फूड भी नहीं है। विटामिन्स के पास कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। जब वो बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, उससे हमारा बॉडी बिल्डिंग नहीं होता है, वियर्स एंड टीयर्स की रिपेयरिंग नहीं होती है, वो एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, उससे हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती है, उसके पास कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, तो फिर हमको विटामिन्स क्यों चाहिए? वो बॉडी बिल्डिंग नहीं होने के बावजूद भी, एनर्जी गिविंग फूड नहीं होने के बावजूद भी, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं रखने के बावजूद भी विटामिन्स हमारे बॉडी फंक्शनिंग में मेजर रोल प्ले करते हैं। विटामिन्स हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मेजर रोल, वाइटल रोल प्ले करते हैं। इसलिए वो हमारे लिए क्वाइट इसेंशियल हैं। हमारे डाइट में विटामिन्स तो होने ही चाहिए, हालांकि उनकी जरूरत हमको वेरी लेस क्वांटिटी में होती है। क्वांटिटी उनकी हमको बहुत कम चाहिए, लेकिन जरूर चाहिए। एक्चुअली विटामिन्स हमारे बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो उनका रोल है वो है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। बीमारियों के खिलाफ लड़ने का काम विटामिन्स करते हैं। यानी कि विटामिन्स हमको इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। इसीलिए हमको विटामिन्स चाहिए। ये विटामिन्स कई तरह के हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इतने तरह के ये विटामिन्स होते हैं। हर तरह के विटामिन का हमारे बॉडी के अंदर एक अलग रोल है, तो मिलते भी एक अलग तरह के फूड आइटम में हैं। इन पर हम चर्चा करते हैं। विटामिन ए, ये हमको मिलता है मिल्क, बटर, एग, टोमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स से। यानी कि अगर विटामिन ए चाहिए, दूध पीजिए रोज, मिल्क, बटर, एग, टोमेटो और ग्रीन जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, वो हमारे डाइट में शामिल होनी चाहिए। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? विटामिन ई क्या करता है? हमारे स्किन को और आईज को हेल्दी करके रखते हैं। स्किन, ये त्वचा, इनको ये हेल्दी मेंटेन करके रखते हैं और हमारे आईज को हेल्दी मेंटेन करके रखते हैं विटामिन ए। इसका अर्थ है कि अगर हमारे डाइट में विटामिन ए की कमी हो गई, डेफिशिएंसी का अर्थ होता है कमी, तो उसकी कमी से कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। और जब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से जो बीमारी होती है, उसकी डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है, उसको होता है डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। जिस तरह से नाम है रतौंधी, यानी कि रात में अंधापन, रात में नहीं दिखता है, या दिन में भी अगर डिम लाइट है, पूरी लाइट अवेलेबल नहीं है, प्रकाश कम है, तब दिखाई नहीं देगा।
ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी, ये हमको मिलता है सी फूड से, समुद्री भोजन से, मिल्क दूध, मीट से, फिश से, पी से, मटर से, इन सभी चीजों से हमको विटामिन बी मिलता है। क्या है इसका इंपॉर्टेंस? विटामिन बी हेल्दी स्किन मेंटेन करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है विटामिन बी। अगर हमारे फूड में विटामिन बी की कमी हो गई तो जो डेफिशिएंसी डिजीज होने वाली है वो है बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें नर्वस सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता, नर्वस डिसऑर्डर आ जाता है हमारे शरीर में, यानी कि सोचने समझने और सेंस करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है या कमजोर हो जाती है इस बीमारी में, बेरी-बेरी में। अगला जो विटामिन है वो विटामिन सी, ये हमको मिलता है टोमेटो से, अमला से, जितने भी तरह के सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नींबू, उन सभी में, यानी कि जो स्वाद में आपको खट्टा लगता है, खट्टापन है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे कि ऑरेंज, लेमन, अमला, है ना, ये सारे। टोमेटो में भी विटामिन सी होता है। इन सभी जगहों से, इन सभी फूड आइटम्स से हमको विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी करता क्या है? वो हमारे टीथ और गम्स को हेल्दी बना करके रखता है। टीथ, दांत और गम्स, मसूड़ों को हेल्दी बना करके रखता है विटामिन सी। तो जाहिर सी बात है कि विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो हमारे दांत और हमारे मसूड़ों में दिक्कत आ जाएगी, कोई बीमारी लग जाएगी, और उस बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? मसूड़े सूज जाते हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाते हैं और ब्लड देने लगते हैं, खून देने लगते हैं स्कर्वी में। विटामिन डी ये मिलता हमको मिल्क से, बटर से, ग्रीन वेजिटेबल से और सनलाइट से। एक्चुअली सनलाइट के प्रेजेंस में हमारा बॉडी खुद विटामिन डी मेंटेन करता है, खुद बनाता है, सिंथेसाइज करता है। इसलिए रेगुलरली कुछ वक्त, लगभग आधे घंटे तक मीठी धूप में, सुबह की जो हल्की और मीठी धूप होती है, शाम की जो हल्की और मीठी धूप होती है, उस हल्की और मीठी धूप में लगभग आधे घंटे का वक्त हमें धूप में बिताना चाहिए। उससे हमारा बॉडी जो है विटामिन डी खुद सिंथेसाइज करता है। उसके अलावा मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स का अगर हम कंजम्पशन करते हैं, उनको खाते अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो वहां से भी हमको विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी करता क्या है? हमारे टीथ, बोन्स को हेल्दी बना कर रखता है, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन डी की वजह से हमारे बॉडी में टीथ और बोन्स फॉर्म भी होते हैं और हेल्दी कंडीशन में मेंटेन्ड भी रहते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर विटामिन डी की कमी होगी तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है। तो उस प्रॉब्लम का, उस डेफिशिएंसी डिजीज का नाम है रिकेट्स। पहले भी बताया था, मिनरल्स में भी बताया था कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से रिकेट्स होते हैं। यहाँ भी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। रिकेट्स में क्या होता है? हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, लचीलेदार हो जाती हैं, और खासकर पैरों के हड्डियों में इसका असर पड़ता है क्योंकि ऊपर के पूरे बॉडी का जो वेट है पैरों पर पड़ता है, तो हड्डियां धीरे 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 करके मुड़ने लगती हैं, चूंकि वो कमजोर रहती है, मुड़ने लगती है। और खासकर हमारे पैरों का जो शेप है या तो ऐसे हो जाता है, यानी कि घुटने टकराने लगते हैं, या फिर वो ऐसे हो जाता है घुटने बाहर की तरफ निकल जाता है, यानी कि कर्व्ड हो जाते हैं हमारे पैर, या तो ऐसे कर्व्ड हो जाते हैं या फिर ऐसे कर्व्ड हो जाते हैं। ये होता है रिकेट्स में। विटामिन ई ये हमको मिलता है वेजिटेबल ऑयल से, मिल्क से, बटर से और ग्रीन वेजिटेबल्स से। विटामिन ई का क्या काम है? ये हमारे मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, यानी कि हमारे मांसपेशियों और हड्डियों में ताकत लेकर के आते हैं, उनको मजबूत बनाने का काम करते हैं विटामिन ई।
तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे डाइट में विटामिन ई की कमी हो गई तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है, और वो हो गया वीक मसल्स, यानी कि हमारी मांसपेशियां जो हैं, मसल्स हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, यानी कि हम वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, ज्यादा थकान महसूस होगी, थकावट महसूस होगी, वर्क एबिलिटी हमारी फिर घट जाएगी। देन है विटामिन के, ये हमको मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, सोयाबीन से। क्या करता है विटामिन के? हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। अगर डाइट में हमारे विटामिन के नहीं है तो ब्लड डज नॉट क्लॉट, यानी कि अगर कहीं कट गया, फट गया और शरीर से खून निकलने लगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, जबकि ब्लड क्लॉट करना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करिए यहां कट गया तो यहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ब्लड बाहर आता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहां पर क्लॉट हो जाता है। जब वो क्लॉट हो जाता है तो जो कट मार्क है, जहां पर छेद हो गया है, जिस रास्ते से खून बाहर निकल रहा है, वो रास्ता क्या होता है जी? बंद हो जाता है और आगे खून निकलना बंद हो जाता है और आगे खून नहीं बहता है। लेकिन अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो कंटिन्यूअसली ब्लड बॉडी से बाहर निकलता रहेगा और एक समय आएगा शरीर का सारा खून गिर जाएगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होता है अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तब। तो हमने देखा कि हर विटामिन एक अलग इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी फंक्शनिंग में मेंटेन करता है। उसकी कमी की वजह से डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती हैं, इसलिए हमारे डाइट में ये सारे के सारे विटामिन शामिल होने चाहिए। कौन सा विटामिन कहां से मिलेगा वो हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वाटर की। हमारे पूरे बॉडी का मोर देन 70% जो हिस्सा होता है वो वाटर ही होता है। अर्थ का भी मोर देन 70% हिस्सा वाटर है, हमारे बॉडी का भी मोर देन 70% हिस्सा वाटर है। वैसे भी ज्यादातर जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं उनमें भी ज्यादातर वाटर ही होता है ना। तो वाटर करता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर? तो पहला रोल यह है कि हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि वहन होता है उसमें वाटर हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या होता है? कुछ इसेंशियल थिंग्स होती हैं जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ नॉन एसेंशियल थिंग्स होती है, टॉक्सिक एजेंट्स होती है, पॉइजनस होती हैं, वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती हैं। और इन सबको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो मीडियम है, जो इनको ट्रांसपोर्टर है, इनको ढोने वाला है, कैरियर है, वो है ब्लड। और ब्लड को फ्लूइडिटी प्रदान करने के लिए यानी कि फ्लो करने की एबिलिटी देने के लिए, बहने की अच्छी एबिलिटी देने के लिए ही वाटर जरूरी है। यानी कि अगर हमारे डाइट में वाटर है, हम पूरा सफिशिएंट पानी पीते हैं, तो पानी क्या करेगा? हमारे ब्लड को थिन बना करके रखेगा, पतला बना करके रखेगा, उसमें फ्लूइडिटी बरकरार रखेगा, बहने की जो क्षमता, फ्लो करने की जो क्षमता है उसको वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखेगा। यानी कि ब्लड अच्छी तरह से हमारे पूरे शरीर में नसों के अंदर से होकर के दौड़ेगा, ब्लड फ्लो करेगा। और जब ब्लड दौड़ेगा तो वो जो कैरियर का काम करता है वो करेगा। यानी कि वो ब्लड हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के अपने आप में मिलाएगा, ऑक्सीजन को लेगा, उस ऑक्सीजन को लेकर के वो कहां जाएगा? लंग्स से जब ब्लड ऑक्सीजन लेता है तो वहां से हो जाता है हार्ट में, हार्ट उसको पंप करता है, तो वहां से ब्लड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। वहां से ब्लड फिर से जो डाइजेस्टेड फूड जूसेस होते हैं, जो भी हम खाना खाए हैं उसके पचने के बाद जो रस बना हुआ है, पचे हुए भोजन का रस, डाइजेस्टेड फूड जूस, उसको वो ऑब्जर्व करता है, यानी कि उसको वो ब्लड ले लेता है। और फिर अब ब्लड के अंदर दो चीजें होंगी, इसेंशियल थिंग्स जो हमारे लिए जरूरी है। एक ऑक्सीजन जो वो लंग से लेकर आया था, और दूसरा अभी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन से उसने क्या लिया? डाइजेस्टेड फूड जूस।
अब इन दोनों को लेकर के ब्लड बॉडी के एक एक सेल में पहुंचता है। ब्लड इन दोनों को लेकर के बॉडी के एक एक सेल में पहुंचता है। हर सेल के अंदर जब ब्लड पहुंचता है तब उस सेल के साइटोप्लाज्म में, हर सेल के साइटोप्लाज्म में ब्लड जो डाइजेस्टिव फूड जूस ले गया था उसमें और जो ऑक्सीजन ले गया था उसमें, डाइजेस्टिव फूड जूस और ऑक्सीजन दोनों में रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन के दौरान ट्रेमेंडसली हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और सेल को जितने एनर्जी की जरूरत होती है वो तत्काल उस समय खर्च कर लेती है सेल, और जो तत्काल नहीं खर्च कर पाती है वही एनर्जी उसी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। और जब कभी भी फिर सेल को जरूरत पड़ती है एनर्जी की तो माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के एनर्जी खर्च करता है सेल। वो एनर्जी, वही एनर्जी चाहिए सेल को वर्क करने के लिए। और हमारा पूरा का पूरा बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ है। जब सारे के सारे सेल को एनर्जी मिलेगी, सारे के सारे सेल एक्टिव रहेंगे, अपना अपना जो इंपॉर्टेंट रोल है, वाइटल रोल है, वो जब वो प्ले करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी सही ढंग से रहेगा, यानी कि हम सरवाइव करेंगे सही ढंग से। अदरवाइज हम सही ढंग से सरवाइव नहीं करेंगे, या हो सकता है कि हमारी डेथ भी हो जाए इन सेल्स के ना फंक्शन करने की वजह से। तो देखा, उन सेल्स को फंक्शंस करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी को बिल्डअप करने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए डाइजेस्टिव फूड जूस और ऑक्सीजन के बीच में, और ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव फूड जूस को वहां तक कैरी करके कौन ले गया था जी? ब्लड। जब वहां पर ये रिएक्शन चल रहा होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एनर्जी रिलीज होती है, तो साथ साथ में नाइट्रोजनियस वेस्ट भी पैदा होते हैं, और वो नाइट्रोजनियस वेस्ट हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक एजेंट, सब पॉइजनस हैं। उनका हमारे शरीर में रहना ठीक नहीं है, उनका हमारे बॉडी से बाहर निकलना बेहद जरूरी है। एक बार फिर से ब्लड उन नाइट्रोजनियस वेस्ट को अपने अंदर ले लेता है। उस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट होता है, जो कि बॉडी के लिए पॉइजनस है, टॉक्सिक है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी बॉडी से बाहर निकलना जरूरी होता है। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ब्लड अपने में डिसॉल्व कर लेता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी अपने में डिसॉल्व कर लेता है, यानी कि दोनों को उठा लेता है और दोनों को ले करके वो पहले पहुंचता है किडनी में, और किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट फिल्टर होकर के यूरिन बनता है, और वही यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। अब उस यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो बॉडी से बाहर गया। इसके अलावा है कि जो अब उसमें बचे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अब ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर के पहुंचता है हार्ट, हार्ट से लेकर पहुंचता है किडनी, लंग्स में, और लंग्स ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाल बाहर करता है और ऑक्सीजन फिर से उसमें मिला देता है। तो देखा, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम तभी करेगा जब ब्लड के अंदर फ्लूइडिटी रहेगी, और फ्लूइडिटी तभी आएगी जब उसमें एनफ पानी मिला हुआ रहेगा, वाटर मिला हुआ रहेगा, यानी कि हमको पूरा भरपूर वाटर पीना पड़ेगा। यह भी हमने देखा कि जब नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा हुआ था, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को भी डिसॉल्व करने के लिए वाटर चाहिए, और वो वाटर भी ब्लड में ही मिला हुआ होना चाहिए। और वही वाटर जब फिल्टर होता है जाकर के किडनी में, तो चूंकि इस वाटर में ही डिसॉल्व है वो नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी फिल्टर आउट होता है, और यूरिन के फॉर्म में वो जो टॉक्सिक एजेंट है, वो टॉक्सिसिटी है, वो पॉइजन सब्सटेंस है, वो बॉडी से बाहर निकलता है। शरीर का जो वो कचरा है वो शरीर से बाहर निकलता है। तो इसके लिए वाटर बेहद जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। देन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखता है, जितना टेम्परेचर हमको चाहिए, अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर हमारे बॉडी को चाहिए, वो टेम्परेचर रेगुलेट करके मेंटेन करके वाटर रखता है। अगर वाटर का कंटेंट बॉडी के अंदर कम हो गया तो वो टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और फिर हाई टेम्परेचर मतलब फीवर, जो कि हमारे लिए डेंजरस है। नेक्स्ट है मीडियम पर इसेंशियल केमिकल रिएक्शंस। बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसके लिए वाटर एक मीडियम बनता है। अगर वाटर नहीं रहेगा तो इसेंशियल, वो जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं वो हमारे बॉडी में नहीं होंगे, तो फिर हम सही ढंग से सर्वाइव कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। दे रिमूव्स वेस्ट, जब जो खाना हम खाते हैं, फूड जो हम
लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद जो जूस निकलता है, वो जूस तो जरूरी है, वो चला जाता है ब्लड के द्वारा कैरी करके बॉडी के एक सेल में, जहां उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन बाकी जो वेस्ट बच गया, वो वेस्ट तो फिर से बॉडी के लिए टॉक्सिक हो गया ना, पॉइजनस हो गया। उस वेस्ट का बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है। उस वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालने में वाटर हेल्प करता। अगर वाटर नहीं है तो वो वेस्ट भी स्टूल के रूप में, यानी कि पैखाना के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलेगा। निकालने के लिए वाटर चाहिए, यानी कि इसलिए भी हमको वाटर चाहिए। देने हेल्प्स इन डाइजेशन, खाना को पचाने के लिए भी वाटर की जरूरत। अगर वाटर नहीं है तो खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा, नहीं पचेगा। आप मिक्सी में बहुत सारे मसाले पीसते होंगे, सारे के सारे मसाले आप ड्राई नहीं पीस सकते, आपका मिक्सी खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अंदर के ब्लेड्स हो सकता है कि टूट जाए और मिक्सी का मोटर जल जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है। आप क्या करते हैं, इजीली पीसने के लिए मसालों में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, फिर वो मसाला पीसना आसान हो जाता है। यही काम तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है ना, जो हम खाना खाते हैं उनको पीसता है और पीस पीस के उसमें से रस निकालता है, जूस निकालता है। वही डाइजेस्टिव जूस तो ब्लड में मिक्स होकर के एक सेल में जाता है, जिसके ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर वो खाना फूड वेट है, गीला है, तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा। और वेट कैसे बनेगा, जब हम पानी पिएंगे। यानी कि डाइजेशन में भी वाटर हेल्प करता है। तो वाटर हमारे बॉडी में इतने सारे फंक्शंस को कैरी करता है, इसलिए वाटर बेहद जरूरी है और एक इंसान को रेगुलर एनफ वाटर लेना चाहिए। नेक्स्ट है रफेस, जिसको कि फाइबर भी कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, फाइबर जो है बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, इससे हमारी बॉडी नहीं बनती है, कोई वेयर्स एंड टीयर्स की रिपेयरिंग नहीं होती है, ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं है, इससे हमको किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है, इसके पास कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे फूड में रफेज होना चाहिए। क्यों रफेज होना चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी में ये बहुत कुछ वाइटल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या क्या करता है, जरा सा हम उसको देखते हैं। हेल्प्स इन बावेल मूवमेंट, जो कचरा शरीर के अंदर पैदा होता है, जो गंदगी पैदा होती है, जिसको हम लोग बावेल कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, उसको मूव आउट करने के लिए, शरीर से बाहर निकालने में रफेज हेल्प करता है। Then it helps in proper functioning of digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम को सही ढंग से काम करवाने के लिए भी, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी रफेज बहुत जरूरी है। तो ये दो काम के लिए रफेज हमारे फूड में चाहिए, और अगर रफेज हमारे फूड में नहीं रहा तो डेफिशिएंसी जो डिजीज हो जाएगी उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। कब्ज हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, यानी कि शरीर से जो बावेल मूवमेंट है वो नहीं होगा, शरीर की जो गंदगी वो स्टूल के रूप में, पैखाना के रूप में शरीर से बाहर नहीं निकलेगी, और वो टॉक्सिक एजेंट, वो पॉइजन सब्सटेंस शरीर के अंदर पड़ा रहेगा, तो वो कई तरह की बीमारियां पैदा करेगा, और फिर इलाज में बहुत ज्यादा खर्चा, अगर वो बीमारी बढ़ते बढ़ते लाइलाज हो गई तो मौत का भी कारण बन सकती है। तो बेहतर है कि हमारे डाइट में रफेज हो। तो आज हमने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जो चर्चा थी उसको फिनिश अप किया। अगले क्लास में अब हम मिलेंगे, तब इसके आगे की बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।